नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर संगीता शर्मा एक नए पाठ के साथ जो है आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत पाठ 2 बचपन जिसकी लेखिका है कृष्णा सोबती जी। बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले आप ये बताइए कि क्या कभी आपकी दादी या नानी ने अपने बचपन के बारे में कुछ बताया है। हाँ, जरूर बताया होगा कि उनका बचपन कैसा था और वो अपने बचपन में क्या क्या करती थी। ठीक उसी प्रकार हमारे इस पाठ में भी लेखिका यानी कृष्णा सोबती जी ने अपने बचपन के बारे में हमें बता रही हैं। बच्चों, ये पाठ बहुत ही मजेदार है और लेखिका ने बहुत सुंदर तरीके से अपने बचपन के बारे में बताया है। तो बच्चों, मैं पाठ को शुरू करती हूँ जिसका शीर्षक है बचपन। बचपन यानी बचपन कौन सी अवस्था होती है बच्चों? हाँ, यानी बचपन अब जो आपकी अवस्था है वो कौन सी अवस्था है, यानी 10-12 साल की अवस्था जो है वो बचपन में गिनी जाती है। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी, यानी ये कौन कह रहा है? ये हमारी लेखिका कह रही है, कृष्णा सोबती जी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी। यानी बच्चों, जो लेखिका जी हैं वो अब उनकी उम्र इतनी है कि वो तुम्हारी यानी तुम लोगों की दादी भी हो सकती है, दादी की उम्र की भी हो सकती है और नानी की उम्र की भी हो सकती है, बड़ी बुआ भी और बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। जीजी का अर्थ यानी दीदी, है ना। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। यानी इस समय, यानी जो मेरी अवस्था है इस समय मैं अपने आप को कैसा 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 महसूस करने लगी हूँ, यानी सयाना यानी बड़ा बड़ा। सयाने का अर्थ होता है बच्चों बड़ा। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई। पिछली शताब्दी यानी शताब्दी का अर्थ होता है बच्चों 100 वर्ष की अवधि जो होती है ना, तो उसमें मैं पैदा हुई थी, तो यानी इसलिए। हाँ, मेरे पहनने ओढ़ने में काफी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो। यानी बच्चों, ये लेखिका जो है वो बता रही है कि वो बचपन में किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करती थी, और जब वो अब उम्र के इस दौर पर है तो उन्हें अब वो कपड़े यानी उस गहरे रंग के नहीं पसंद, है ना। अब वो हल्के रंग के पहनना पसंद करती हैं। मैंने पिछले दशकों दशकों यानी 10 वर्ष की अवधि में, यानी 10 वर्ष में तरह तरह की पोशाकें पहनी है। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते। यानी बच्चों, लेखिका कहती हैं कि उन्होंने भी आपके बचपन की तरह से अपने बचपन में बहुत सारे फ्रॉक, फिर निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे यानी घेर वाले, है ना, अब चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते पहनती हैं वो। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। यानी लेखिका को बचपन के कुछ फ्रॉक तो इस अवस्था यानी उम्र के इस पड़ाव पर भी याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, यानी बचपन के जो जो पोशाकें थी, उनकी जो वस्त्र थे वो आज भी उन्हें याद है। और कौन से? हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरेदार फ्रॉक, नीचे नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। फ्रिल यानी झालर होती है बच्चों। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। यानी उस समय क्या था बच्चों कि यानी फ्रॉक के ऊपर एक रुमाल लगा दिया जाता था और क्या था कि बालों में रंग बिरंगे रिबन लगाए जाते थे। लेमन कलर यानी नींबू, लेमन नींबू को बोलते हैं, यानी नींबू वाला रंग। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी हुई थी। यानी वो अपने जो उनके पसंद के जो वस्त्र थे वो उनके बारे में बता रही हैं कि यानी एक लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला, है ना, गर्म फ्रॉक था और जिसके नीचे क्या थी? फर टंगी हुई थी। दो ट्यूनिंग भी याद है उन्हें, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, प्याजी यानी ऑनियन कलर, और दूसरा ग्रे, और उसके साथ सफेद कोटी भी उन्हें याद है।
मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी। यानी बच्चों बचपन की बताती अपनी बातें बताती हैं वो कि बचपन में उन्हें अपने मोजे खुद ही धोने होते थे। और क्या होता था कि यानी और उसमें उसमें कोई भी नौकर उनके मोजों को नहीं धोएगा और ना कोई नौकरानी। इसकी सख्त मनाही थी। यानी पूरी तरह से कड़ा इस बात का पालन किया जाता था कि वो उन्हें अपने शौक खुद ही धोने हैं। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। यानी फिर बताती है लेखिका कि इतवार की सुबह हम अपनी जूतों को पॉलिश करने में और इनको धोने में ही लगाते थे, है ना। और जूतों पर जब तक पॉलिश चमक कर उभर ना आए तब तक हम उसे ब्रश से रगड़ने के बाद फिर उसके ऊपर कपड़े से भी उसे रगड़ते थे, जिससे उसकी चमक जो है वो और उभरने लगती थी। सर्वर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। यानी मुझे आज भी जूतों पर पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। यानी बच्चों, यानी लेखिका यहाँ पर ये कहती है कि यानी उनके समय में और आज के समय में यानी वैरायटी बहुत ज्यादा बाजार में मिलने लगी है। तो वो यही कह रही है कि यानी अब बहुत सारे किस्म के जूते आ चुके हैं बाजार में। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह यानी कंफर्टेबल। यानी आज के जो जूते हैं और पहले जूते में इतना अंतर है कि पहले जो है इतने कंफर्टेबल नहीं आते थे, इतनी वैरायटी नहीं होती थी जितनी की आज है ना। और आज के जूते आरामदेह ज्यादा है। हमें जब नए जूते मिलते उनके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। यानी वो बताती हैं कि यानी जब वो नए जूते उन्हें मिलते थे, यानी नए जूते उनके पेरेंट्स उन्हें दिलवाते थे, तो क्या होता था कि यानी छालों का इलाज, यानी नए नए जूते होंगे तो वो जूता एक जगह घिसट लगने से क्या होता था बच्चों, रेडिश होने के कारण वो छिल जाता था। तो यानी उस जगह जहां पर भी उस जूते की रगड़ जहां पर लगती थी तो वहां पर वो रुई लगा लेते थे। तो यानी इसलिए वो वहां पर क्या होता था, तो यानी उसका इलाज शुरू हो जाता था। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। यानी फिर लेखिका कहती हैं कि यानी हमारे और तुम्हारे बचपन में तो यानी आज के जूते जो है वो बहुत कंफर्टेबल होते हैं। ये सब करने की तो नौबत ही नहीं आती। हम लोग तो क्या है कि लंबी सैर पर कहीं गए तो यानी अपने साथ रुई जरूर ले जाते थे। यानी कहीं पर भी चलने में परेशानी हो और वो जूता काटे तो वहां पर उस रुई को लगा लेते थे। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल और कैस्टर ऑयल बच्चों यानी अरंडी का तेल। यह एक मुश्किल काम था, यानी बहुत मुश्किल काम था। शनिचर यानी शनिवार को हमें ये काम यानी हमें ये पीना पड़ता था। शनिचर की सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। यानी आज हमें ये दवाई पीनी है हर शनिवार को, तो क्या है कि इसकी स्मेल जो है वो हमारे नाक में आने लगती थी और उसके कारण क्या होता था, यानी गंध आने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास जिस पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते। यानी खुराक यानी खाने की मात्रा, यानी जो दवाई है उसकी मात्रा के लिए निशान पड़े होते थे। कांच की शीशी होती थी, है ना, शीशे के गिलास होते थे जिस पर ठीक खुराक के कि यानी इतनी पीनी है उस तरह से वो मात्रा लगी रहती थी। जैसे आजकल देखते होंगे आप खांसी की दवाई में जो ढक्कन मिलता है व्हाइट कलर का, उस पर लिखे थे ना 5 ml, 2 ml, 10 ml, इस तरह से। फिर क्या है, उन्हें देखते ही मितली होने लगती थी। यानी उनको देखते ही, उन चिन्हों को देखते ही, उन निशानों को देखते ही, उन ग्लासों को देखते ही क्या होती थी, मितली यानी उल्टियां आने लगती थी। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न पी हम यानी हम उस ऑलिव ऑयल को, कैस्टर ऑयल को ना भी पीते तो कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा, यानी वो शनिवार को पीने वाली दवा, तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। यानी हम फिर भी स्वस्थ रहते, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यानी हमारे बचपन में और तुम्हारा जो आज का बचपन है उसमें कितना अंतर आ चुका है ना। और फिर क्या है,
यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। यहाँ पर दिलचस्पियां यानी उनकी पसंद, उनकी रुचियां भी बदल गई हैं। यानी बच्चों जैसे पहले होता था कि बच्चे फिजिकली गेम खेलते थे, खेल खेलते थे, आज के समय में क्या है, बच्चे वीडियो गेम ज्यादा खेलना पसंद करते हैं, कंप्यूटर पे कार्टून, कंप्यूटर पे गेम चलाना पसंद करते हैं, कार्टून देखना पसंद करते हैं। तो यानी लेखिका के समय में जो दिलचस्पियां उनकी समय की थी और आज के बच्चों की जो रुचियां हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से बदल चुकी हैं। याद रही, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थी, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। यानी वो बताती हैं कि उस समय घरों में ग्रामोफोन होते थे, रेडियो और टेलीविजन किसी के घर में भी नहीं होते थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है। यानी उस लेखिका के समय की जो कुल्फी थी वो आज के समय की आइसक्रीम में बदल गई है। कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए हैं। यानी उस समय फालसे के शरबत, शहतूत के शरबत और खसखस के शरबत वो आज के समय बदल गए हैं कोक और पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लैमिनेट विमटो मिलती थी। यानी उस समय कोक नहीं मिलती थी, लैमिनेट विमटो यानी नींबू पानी मिलता था। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बैगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। यानी यहाँ बताती है लेखिका कि यानी जो उनके जो बहन भाई थे उनकी ड्यूटी लगती थी शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई गिरजा मैदान पहुंच जाते, वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी होती थी। यानी यहाँ पर लेखिका बताती हैं कि यानी उनका घर जो था वो मॉल से ज्यादा दूर नहीं था, एक चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी, फिर गिरजा मैदान और फिर एक उतराई, यानी एक बार पहाड़ से थोड़ा सा नीचे उतरना है और फिर मॉल आ जाता था। और कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की, फिर वहां पर पहुंच जाती वो। कन्फेक्शनरी काउंटर यानी जहां पर बच्चों नमकीन बिस्किट वगैरह ये सारी चीजें चॉकलेट वगैरह मिलती हैं, वो स्थान। पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी, यानी पेस्ट्री और चॉकलेट की जो खुशबू होती थी वो मन को भाने वाली होती थी, यानी मन को भा जाती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। यानी लेखिका कहती हैं कि यानी हमें ऐसा नहीं है कि हम कभी भी गए मम्मी पापा के साथ आज के बच्चों की तरह से मॉल पर और ढेर सारी चॉकलेटें ले आए, है ना, और रोज खाई, है ना, लेकिन हमें क्या था, हमें सिर्फ हफ्ते में एक ही बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता था। स्टॉक यानी संग्रह, जो मेरे पास ज्यादा रहती थी चॉकलेट वगैरह। क्यों रहती थी बच्चों? क्योंकि लेखिका बताती है मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती थी। यानी मैं कभी भी दुकान पर या रास्ते में कभी नहीं खाती थी मैं चॉकलेट खड़े खड़े। घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती थी और रात में खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले लेकर खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। फिर लेखिका कहती है कि मुझे शिमला के जो काफल हैं वो भी बहुत याद आते हैं। उनका स्वाद कैसा था? खट्टे मीठे एकदम, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल और कसमल भी। सोचकर ही मुंह में पानी भरा है। चेस्टनट और एक गजब की चीज, यानी चेस्टनट जो बच्चों आग पर भून करके फिर उसके छिलके उतार करके खाई जाती है ना। चने जोर गरम अनार और अनारदाने का चूर्ण, हाँ चने जोर गरम की पुड़िया जो तब भी थी वह आज भी नजर आती है। फिर वो बताती है कि यानी चना जोर गरम यानी चने की पुड़िया जो पहले हमारे समय में मिलती थी, हाँ वो आज भी मिलती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। यानी लेखिका कहती है कि जो पुड़िया बनाई जाती थी उसका उसमें पूरी तरह से हाथ का कमाल है। यानी किस तरह से उसे शेप दे दी जाती थी, जैसे आइसक्रीम की कोन होती है ना, नीचे से पतली और ऊपर से थोड़ी चौड़ी सी, तो इस तरह की वो उस कागज की पुड़िया की बात हो रही है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली तक पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। यानी उस समय ये गाना बड़ा ही प्रचलन में था और जो भी व्यक्ति चना बेचता था वो इस गाने को जरूर बोलता था और ये स्कूल के हर बच्चे को याद था, क्योंकि उस समय ये गाना बहुत ज्यादा चलन पे था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, यानी उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होते थे कि जो चटपटा खाना पसंद करते तो वो ज्यादा तेज मसाला यानी ज्यादा मसाला बुरकवाते थे चनों पर। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती।
यानी हम पूरा गुर्जा मैदान घूमते और तब तक हम एक एक दाना, एक एक चना पापड़ी उसमें से उठाते और एक बहुत मजा ले लेके खाते थे। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार होती थी। यानी जिस समय हमारे हाथ में वो पुड़िया होती है ना, तो हम उसमें से बड़े ही आनंद के साथ एक एक चना पापड़ी उठाते और हमारी चाल में भी एक बड़ी ही लय होती थी, एक मतलब आराम से घूम घूम के खाते हैं। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं। फिर लेखिका कहती हैं कि बचपन में शिमला रिज पर हमने बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है वो, यानी वहां पर उन्होंने घोड़ यानी हॉर्स राइडिंग की है ना। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता है। फिर वो बताती है कि यानी शिमला में रहने वाला हर बच्चा कभी ना कभी हॉर्स राइडिंग करता ही करता है। आगे लेखिका कहती हैं कि हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, कमतर यानी कुछ उन्हें कम समझते। क्यों समझते थे? उन पर हंसते थे। तो क्यों हंसते थे? क्योंकि बच्चों उनके जो ननिहाल के जो घोड़े थे ना वो बहुत हष्ट पुष्ट थे, और जो पहाड़ी घोड़े जो होते हैं ना वो थोड़े कैसे होते हैं, थोड़े से मतलब छोटे होते हैं हाइट में, तो वो लेखिका उन पर हंसती थी। घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, कहाँ के? ननिहाल के। उनकी बात फिर वो लेखिका कहती है कि उनकी बात हम फिर कभी और कभी किसी दूसरी कहानी में करेंगे। फिर आगे कहती है लेखिका, शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इनके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। यानी लेखिका कहती कि यानी शाम के समय में रंग बिरंगे गुब्बारे, यानी लाइटें जो है वो वैसे लगती गुब्बारे के समान, है ना, झिलमिल रंग रंग बिरंगे अलग अलग झिलमिल झिलमिल, और सामने जाकू का पहाड़ और ऊंचा चर्च, और उस पर कैसी घंटियां बजती, चर्च की घंटियां बजती और उसकी जो गूंज है वो चारों तरफ फैल जाती। और इस तरह से लगता है जैसे कि प्रभु यीशु जो है वो उन्हें सबको एकत्रित कर रहे हैं, यानी सबको स्वयं, यानी और कुछ कहना चाह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। यानी फिर वहां की शाम का वर्णन करते हुए लेखिका कहती हैं कि सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, यानी सूर्यास्त यानी सूरज छिप रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। यानी फिर उस समय, यानी जिस समय बच्चों सूरज डूबता है तो उस समय कितना सुंदर दृश्य हो जाता है, और पहाड़ी क्षेत्र का तो खास तौर पर, है ना। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे, यानी डार्क होने लगे, और देखते देखते बत्तियां, और फिर क्या, जैसे जैसे अंधेरा हुआ वैसे वैसे लाइटें टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। यानी फिर जब रात हो जाती है और रात के समय जो रंग बिरंगी लाइटें जलती हैं उससे क्या है कि उसकी रौनक जो है वो मतलब बहुत ज्यादा मतलब चमकदार, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती। स्प्लेंडर पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, और ये ये स्थान है बच्चों स्कैंडल पॉइंट, और वहां पर क्या है कि वहां के जो वहां से आवाजें, वहां की भीड़ और जो कोलाहल, वहां का शोर आने लगता। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने, यानी वो ये सर्वर स्कैंडल पॉइंट एक जगह है और उसके ठीक सामने उन दिनों एक एक दुकान हुआ करती, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। यानी जो ये सर्वर स्कैंडल पॉइंट है उसके सही सामने एक दुकान थी जहां पर क्या था कि पूरे शिमला कालका का, यानी वहां पर शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां उस पर खड़ी, है ना, इसकी पटरियां उस पर खड़ी, छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, और एक लाल टीन की छत वाला स्टेशन, और सामने सिग्नल देता खंभा। थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंग है। यानी यहाँ पे लेकर कहती है कि वहां पर एक मॉडल बना हुआ था जिसमें कहते हैं ना कि वहां पूरा नक्शा दिखा दिया जाता है छोटे से चित्र के माध्यम से कि यहाँ पे ये होगा, यहाँ पर इस तरह से सुरंगें जा रही हैं, तो वो नक्शा था। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी, यानी पिछली सदी की, है ना, तो वो उस समय सबसे तेज चलने वाली गाड़ी जो थी वो कालका ट्रेन वो वही थी।
कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते, यानी कभी कभी लेखिका को हवाई जहाज भी देखने को मिल जाते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, यानी दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती थी, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते थे। यानी बच्चों, अब तो आम आम बात हो गई है कि ये छतों पे और ये एरोप्लेन इतनी मात्रा में हो गए हैं कि अब तो उड़ते दिखाई देते हैं, है ना। अब बच्चे इतने आश्चर्यचकित नहीं होते, क्योंकि वो तो उसमें बैठते भी हैं, जाते जाते भी हैं। तो वो अब उनके लिए इतना वो नहीं है जितना पहले समय में, यानी जब कोई लेखिका के समय की बात चल रही है, कि यानी उस समय यदि कोई हवाई जहाज दिख जाए तो बच्चों के लिए कोलाहल का, यानी एक आनंद की बात होती थी, है ना। तो उसे बच्चे देखने के लिए दौड़ पड़ते थे। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है, और वो ऐसा लगता है जैसे एक बहुत बड़ा पक्षी, भारी भरकम, जो बहुत वजन वाला है ना, पंख फैलाए उड़ा चला जा रहा है। यह देखो, और वह गायब, यानी वो इतनी तेज रफ्तार में होता था कि वो, यानी अभी दिखा और अभी तुरंत के तुरंत गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती थी, यानी उसकी जो गति है वो बहुत ज्यादा तेज होती थी। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी, यानी लेखिका यहाँ पे कहती है कि एक उस गाड़ी वाले मॉडल के बराबर में ही एक और दुकान थी। और वो कौन सी दुकान थी? जो, यानी जो लेखिका कभी नहीं भूलती, जो मुझे कभी नहीं भूलती, यानी मैं कभी नहीं भूलती उस दुकान को। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। यानी लेखिका को वह दुकान इसलिए याद रहती है क्योंकि वहां सबसे पहले उनका चश्मा बना था। वहां आंखों आंखों के जो डॉक्टर थे वो कौन थे? अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा, यानी शुरू शुरू में उन्हें, लेखिका को जब उनका चश्मा लगा तो उन्हें बड़ा अटपटा लगा, बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा, जब चश्मा शुरू, जिन बच्चों के चश्मा लगा होगा तो उन्हें अगर शुरुआत में वो चश्मा बड़ा भारी भारी सा, बड़ा अटपटा सा लगता है। फिर क्या है, छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है। यानी बच्चों, आज के समय तो आम बात हो गई है कि चश्मा लग जाना, है ना, आंखों पे बहुत ज्यादा, आजकल बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की आंखों पे चश्मा होता है। लेकिन ये उस समय की बात है जब जब ज्यादा लोगों के चश्मा नहीं होता था, चश्मा नहीं लगता था इतनी जल्दी से। तो यानी छोटे बड़े सभी उनके चेहरे को देखते, लेखिका के चेहरे को, और पूछते कि आंखों में कुछ तकलीफ है इस उम्र में, है ना, यानी ताज्जुब करते थे कि लोग, कि यानी इतनी छोटी सी उम्र में आपके चश्मा लग गया। दूध पिया करो, और वो सब लोग अपने अपनी तरीके से उन्हें नसीहत देते कि दूध पिया करो। और फिर मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, यानी जो उनके डॉक्टर ने कहा था उनसे, कि यानी क्या, कोई एक बात कही तो वो सबके साथ उसे उस बात को दोहरा देती थी। कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी, यानी देख, डॉक्टर ने उनसे ये कहा कि कुछ दिनों पहनोगी, कुछ दिन पहनोगी तो क्या होगा कि यानी तुम्हारी जो आई साइड है वो वहीं के वहीं रुक जाएगी और ये चश्मा जो है वो उतर जाएगा। तो वही बात वो, और जो लोग कहते थे कि दूध पिया करो, ये इतनी छोटी उम्र में चश्मा लग गया, तो वो उसी बात को उन लोगों से वो कह देती थी। वैसे डॉक्टर साहिबा ने यानी वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, यानी वैसे लेखिका को जिस डॉक्टर ने चश्मा लगाया था उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया था, भरोसा दिलाया था कि चश्मा उतर जाएगा। लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, यानी लेखिका की जो दादी नानी उम्र बनने वाली जो उम्र है वो आ गई, लेकिन चश्मा उनका अभी तक नहीं उतरा। नंबर बस ही कम होता रहा, यानी बस क्या है, नंबर कम होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ, और लेखिका इसको अपने, मतलब अपने आप को ही जिम्मेदार मानती है। जब आप, फिर वो कहती है कि जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर, यानी जब आप दिन में न पढ़ करके रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी, यानी दिन की रोशनी में तो कुछ काम नहीं करना, और रात हुई वैसे ही टेबल लैंप की रोशनी में काम कर, तो उससे क्या है बच्चों, उससे थोड़ा साइड इफेक्ट, यानी आंखों पे असर पड़ता है, यानी अंधेरा होता है, यानी खुली रोशनी में और अंधेरे में करने में आंखों पे जोर पड़ता है। तो इसके अलावा और क्या होगा, यानी इसके अलावा और क्या होगा, चश्मा तो फिर लगेगा ही लगेगा। इसके लिए वो किसी को और दोष नहीं देती है, वो खुद स्वयं को ही दोष देती हैं। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरा एक चचेरा भाई, यानी चाचा का बेटा, है ना, तो मेरा चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, यानी मुझे चिढ़ाते हुए, मुझे मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा उसने, देखो देखो कैसी लग रही है, यानी मेरी हंसी उड़ाते हुए उसने इस भाव से कहा कि देखो देखो कैसी लग रही है। पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की, यानी उनका जो चचेरा भाई था, चाचा का जो बेटा था, उसने चिढ़ाते हुए उसे ये शेर उसके ऊपर, यानी लेखिका के ऊपर छोड़ा, है ना, कि यानी आंख पर चश्मा तो लगा लिया, कि क्यों, कि ताकि दूर का दिखे, लेकिन यह नहीं पता कि लड़की की जो सूरत है वो कैसी दिख रही है, लंगूर के जैसी, है ना। तो इस तरह से उन्होंने उसके ऊपर एक शेर छोड़ा, चाचा के लड़के ने।
मैं खींची, यानी लेखिका को उस समय उस पर गुस्सा आया कि मुझ पर ये क्यों दोहराया जा रहा है। पर शेर बुरा न लगा, लेकिन ये शेर जो है, यानी जो शेर बोला उन्होंने लेखिका को, वो शेर मुझे बुरा नहीं लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। यानी जब लेखिका के घर से उनके भाई वो चले गए तो उसके बाद कहाँ गई लेखिका, सीधे शीशे के सामने खड़ी हो गई और वहां पर कई बार अपने आप को देखा उन्होंने। ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, फिर देखती रही, है ना, और फिर कई बार इस तरह से उन्होंने ये क्रिया दोहराई। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ 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 हाँ, यानी अपने आप में वो अपने आप से ही बातें कर रही हैं, है ना, कि नहीं नहीं सूरत मेरी लंगूर की नहीं है, नहीं नहीं नहीं। फिर वो हंसने लगी इस बात को कह करके। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पे रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। यानी फिर मैंने शीशे के सामने खड़े होकर के अपने भाई की टोपी को पहना और मुझे कुछ अजीब सा लगा, और फिर अच्छा भी लगा और थोड़ा सा मजाकिया भी। तब की बात थी, अब चेहरे के साथ घुल मिल गया है, यानी अब चेहरे के साथ जो मेरा चश्मा है वो घुल मिल गया है। तब कभी उतरा हुआ होता, यानी तब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। यानी बच्चों, जब लेखिका को आदत पड़ गई और सबको भी उनको देखने की आदत पड़ गई, तो यानी जब कभी वो चश्मे को उतार करके अपने आप को देखती तो उन्हें अपना चेहरा अजीब लगने लगता, यानी खाली खाली सा लगता। याद आ गया वो टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। यानी अब क्या है, उसी समय वो बात याद आ जाती है, वो टोपा याद आ जाता है, काली फ्रेम का चश्मा याद आ जाता है और लंगूर की सूरत, यानी उस समय वो कितनी अजीब लगती थी चश्मा पहन करके। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सैर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। यानी लेखिका जो है अब इस समय क्या है, जब वो कभी सैर पर जाती हैं तो वो टोपी लगाना पसंद करती हैं। मैंने कई रंगों की टोपियां जमा कर ली है, यानी जमा से मतलब है बच्चों कि यानी उन्होंने कई सारी मैचिंग से टोपियां कलेक्ट कर रखी हैं अपने पास। कहाँ दुपट्टों को ओढ़ना और कहाँ सहज सरल सुभीते वाली हिमाचली टोपियां, यानी कहाँ पर उन्हें दुपट्टे को ओढ़ना है और कहाँ पर उन्हें जो सहज सहल सुभीते, यानी है ना, सुंदर लगने वाली टोपियां कहाँ पर वो हिमाचली टोपियां उन्हें पहननी है। तो बच्चों, मुझे विश्वास है कि आपको ये पाठ बचपन समझ में आया होगा और आपने मेरे साथ खूब आनंद से इसे सुना होगा। धन्यवाद।